बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, घर पर हैं, ठीक हैं, सेफ़ हैं। स्टूडेंट्स, हम जो लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं, हमने लास्ट लेक्चर्स तक अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं हमने? एंड इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और दूसरा जो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। कि थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ेंगे, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है अकाउंटिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर। ये हमारे चैप्टर का नाम थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जिसमें हम इन तीनों को, कौन कौन सी तीनों चीज़ें, थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो स्टैंडर्ड है, 3 टर्म है ये। ठीक है, तो तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, चलिए, तो थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, हमने अकाउंटिंग के बारे में क्या क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ठीक है, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस टू इट्स वेरियस एंड यूजर्स। क्या करना होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना होता है, कहाँ तक, किस तक, बिजनेस के एंड यूजर्स तक। ठीक है, तो क्या हुआ, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन about the operating and financial performance of a firm to its various users। ठीक है, कि क्या प्रोवाइड करवाना, फर्म का जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस हमें कहाँ से पता लगती है स्टूडेंट्स, हमने प्रोसेस में किया था और फंक्शंस में भी किया था। क्या क्या था ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, हमें कहाँ से पता लगती है फर्म की, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करके। और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें कहाँ से पता लगता है, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करके। ठीक है, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को वेरियस एंड यूजर्स तक पहुँचाना, और वो कौन प्रोवाइड करवाता है, अकाउंटिंग प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक ठीक पहुँचेगी, लोग उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, जो यूज़र्स है, वो कब पॉसिबल है। दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़। जब हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हम प्रिपेयर करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो प्रिपेयर करेंगे, वो किस पर बेस होगी, कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस पर बेस होगी। ठीक है, दस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस हैव बीन फॉर्मुलेटेड। तो इसके लिए, किसके लिए, ताकि अकाउंटिंग हमें क्या प्रोवाइड करवा सके, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ठीक ठीक प्रोवाइड करवा सके, रिलायबल हो, कंपेरेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, जो हमने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी अकाउंटिंग की, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, थर्ड नंबर पर अंडरस्टैंडेबिलिटी, एंड लास्ट क्या था, कंपेरेबिलिटी। तो अकाउंटिंग के अंदर ये 4 क्वालिटेटिव फीचर्स होनी चाहिए। ठीक है, वो रिलायबल भी हो, रिलेवेंट भी हो, अंडरस्टैंडेबल भी हो और कंपेरेबल भी हो। तो ये इन चारों चीज़ों को पूरा करने के लिए क्या ज़रूरत थी, कि हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन को क्या करें, फॉर्मुलेट करें, बनाएं। ठीक है, तो वो हमने बनाए, and these are commonly known as generally accepted accounting principles। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, generally accepted accounting principle, जिसका short form है गैप। ठीक है, गैप के नाम से याद रखेंगे। G stands for generally, A stands for accepted, A next जो A है वो stands for accounting and last P stands for principles। ठीक है, तो वो सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन और पॉलिसीज़, प्रैक्टिसेस जो प्रिपेयर की जाती है, जो बनाई गई है, किसके लिए, अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, जिसके बेस पर अकाउंटिंग हम प्रिपेयर करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होगा, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमें कौन प्रोवाइड करवाता है, गैप प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है,
मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, प्रैक्टिसेस, जो भी आप नाम देना चाहे इसको, लेकिन उसका एक नाम है, वो क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेटर कॉल्ड एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। वो क्या होता है, रेफर्स टू रूल्स और गाइडलाइंस adopted फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। किसके लिए, वो रूल्स और गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाता है ताकि हम क्या कर सकें, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकें, सो एज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि क्या हो, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग में प्रिपेयर करते हैं उनमें क्या हो, यूनिफॉर्मिटी हो, और जो हम प्रेजेंट करें उसके बिजनेस के वेरियस एंड यूजर्स को वो क्या हो, प्रेजेंटेशन, उसमें भी यूनिफॉर्मिटी हो, ठीक है। दीज प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एथिक्स, ठीक है, ये एथिक्स पर, मोरल वैल्यूज पर बेस होते हैं, सो दे आर वैल्यू बेस्ड प्रिंसिपल, तो इनको हम वैल्यू बेस्ड प्रिंसिपल भी कहते हैं, एंड रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किए जाते हैं सेम वे में, ठीक है। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या हुए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो क्या प्रोवाइड करवाता है, रूल्स और गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाता है, किसके लिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि क्या हो, यूनिफॉर्मिटी आए, किस में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन में और उसकी प्रेजेंटेशन में, ठीक है, ताकि जो वेरियस एंड यूज़र्स है उसका इस्तेमाल कर सके, यूज़ कर सके अकाउंटिंग का, ठीक है। फिर जो गैप के अंदर जो भी प्रिंसिपल है, गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एथिक्स पर बेस्ड है, मोरल वैल्यूज़ पर बेस्ड है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू बेस्ड प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, और ये वो प्रिंसिपल हैं, वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किए जाते हैं सेम वे में, ठीक है। ये था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट क्या है, नेचर और फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो गैप के अंदर हम जो प्रिंसिपल और कंसेप्ट पढ़ेंगे उनके फीचर्स क्या हैं, तो देख लेते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैव बीन डेवलप्ड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप के अंदर हैं, गैप के अंदर जो भी प्रिंसिपल है वो क्या है, ऐसा नहीं है कि पॉइंट ऑफ टाइम पर ही उनका यूज़ किया गया, मतलब उनको पॉइंट ऑफ टाइम पर ही क्या किया गया हो, डेवलप किया गया हो, वो डेवलप किए गए हैं पास्ट एक्सपीरियंस से, और किसने डेवलप किए हैं, प्रोफेशनल बॉडीज़, कौन कौन सी प्रोफेशनल बॉडीज़, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स AICPA, ये प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं जिसने क्या किया है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर गैप के अंदर अकाउंटिंग की प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट्स को रिकॉर्ड किया है, बनाया है, प्रिपेयर किया है, ठीक है। कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो गैप के अंदर आते हैं, दीज प्रिंसिपल आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट स्टैटिक, अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टैटिक नहीं है, वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर फिक्स कर देंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग तो हर चीज़ में चेंज आ जाता है, लीगल, हमारा जो इकोनॉमी में जो चेंज आ रहा है, जैसे अब क्या हुआ, अचानक से कोरोना हो गया, कोरोना आया पूरे मतलब वर्ल्ड में, उससे क्या हुआ, सारे जो देश है, सारी जो कंट्रीज़ हैं, उनके जो इकोनॉमी है उस पर क्या पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा ना, तो उस इम्पैक्ट को देखते हुए हमें जो अकाउंटिंग जो पॉलिसीज़ है, प्रिंसिपल है, उसमें भी चेंज करना पड़ा। तो इसका मतलब क्या, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या नहीं है, फिक्स नहीं है, वो सिचुएशन और इकोनॉमी में चेंज के कारण उनको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है आर नॉट स्टैटिक, स्टैटिक नहीं है। दूसरा क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड, ठीक है, मैन मेड है मतलब उनको हम जैसे ही लोग प्रिपेयर करते हैं, वो मशीन से प्रिपेयर नहीं किए जाते हैं, कौन प्रिपेयर करते हैं, मैन, हम ह्यूमन बींग्स। और वो क्योंकि क्या होता है,
जब हमें चेंज की ज़रूरत होती है ताकि हम उसमें चेंज कर सकें, प्रिंसिपल में चेंज कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड। अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है जो गैप के अंदर बनाए गए हैं वो क्या होते हैं, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड लेवल पर हर कंट्री उनको जैसे हैं गैप के प्रिंसिपल ऐसे ही उनको क्या करती है, फॉलो करती है, यूज़ करती हैं। ठीक है, लेकिन क्या कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं अपने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नेचर और फीचर्स क्या हुए कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या नहीं है, स्टेटिक नहीं है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैन मेड है, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, जनरली एक्सेप्टेड है वर्ल्ड वाइड लेवल पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नीड्स, कि अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्यों पड़ी, क्योंकि क्या चाहिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसको चाहिए, उस बिज़नेस के वेरियस एंड यूज़र्स को चाहिए। क्यों चाहिए, ताकि वो अपने क्या ले सकें, रैशनल डिसीजन ले सकें कि उनको पर्टिकुलर फर्म के साथ अपना बिजनेस कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। ठीक है, वो किससे पता लगेगा, उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता लगेगा। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं वो कौन पता लगेगा, किससे, जो अकाउंटिंग की 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में किए थे 4। रिलायबिलिटी का मतलब क्या था स्टूडेंट्स, रिलायबिलिटी का मतलब क्या कि इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। ठीक है, कोई पर्सनल बायसेस ना हो उसमें। ठीक है, दूसरा रिलेवेंस, रिलेवेंस का क्वालिटी पढ़ी थी हमने, रिलेवेंस मतलब हर वेरियस एंड यूज़र्स के पर्टिकुलर जो उनकी नीड है उसको फुलफ़िल करने वाली होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या किया था हमने, थर्ड अंडरस्टैंडेबिलिटी करी थी कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंट्स जब हम प्रिपेयर करते हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जो भी उसका क्रक्स या जो भी रिज़ल्ट निकलता है वो समझ आना चाहिए किसको, एंड यूज़र्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्या, कंपैरिजन में हेल्प करने वाली होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कंपैरिजन किसका, इंटर फर्म भी और इंट्रा फर्म भी। ठीक है, तो द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ मीनिंगफुल एंड यूजफुल टू इट्स यूज़र्स। कब होगी वो यूजफुल और मीनिंगफुल, व्हेन सच इन्फॉर्मेशन, जब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होगी, इज़ रिलायबल एंड कंपेरेबल, रिलायबल होगी और कंपेरेबल होगी। रिलायबिलिटी मीन्स दैट इन्फॉर्मेशन इज़ डिपेंडेबल, क्योंकि वेरियस जो एंड यूज़र्स होते हैं वो क्या करते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पर ही डिपेंड करते हैं वो, एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। रिलायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डिपेंडेबल होनी चाहिए और फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस होनी चाहिए। दूसरा, वेयर इज कंपेरेबिलिटी मीन्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंपेरेबल बोथ विद द सिमिलर फर्म्स एंड विद इट्स पीरियड। ठीक है, विद द सिमिलर फर्म्स मतलब जो सेम टाइप के बिजनेस कर रही है उनका भी आपस में कंपैरिजन कर सकें हम आपस में। दूसरा, हमारी जो पर्टिकुलर फर्म है उसका हम लास्ट ईयर के साथ क्या कर सकें, कंपैरिजन कर सकें। इसे लिखा विद द सिमिलर फर्म्स एंड विद इट्स पीरियड। ठीक है, कंपैरिजन कर सकें। रिलायबिलिटी और कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, तभी वो मीनिंगफुल होगी, तभी वो यूज़फुल होगी। ठीक है, मीनिंगफुल और यूज़फुल बनाने के लिए क्या चाहिए, हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल हो और कंपेरेबल हो। तो वो कैसे होगी, द अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर दस नीडेड टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सम स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म। कौन सी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म, वो रिलायबल हो और कंपेरेबल हो। क्या, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल हो और कंपेरेबल हो, सो दैट, ताकि वो क्या कर सके, दे सर्व द एंड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ए बेटर वे। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरियस जो एंड यूजर्स हैं उनको बेटर वे में प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गैप के अंदर जो प्रिंसिपल, कंसेप्ट, कन्वेंशंस, पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस जो हैं अकाउंटिंग की वो उनका यूज़ करते हैं, उनको फॉलो करते हैं और अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वेरियस एंड यूज़र्स को पता लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टाइप्स। टाइप्स किसके टाइप्स, अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है, गैप के अंदर जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एजम्पशन होती हैं जो हम मानकर ही चलते हैं,
ठीक है, मान्यताएं, एजम्पशन मतलब मान्यताएं जो हम पहले ही मानकर चलते हैं बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल जो सभी को फॉलो करने होते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो फर्स्ट करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट और एजम्पशन क्या होती है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन, कि हम मानकर चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो क्या है, गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न मतलब कि नियर फ्यूचर ना वो सेल होगा बिजनेस हमारा और ना वो लिक्विडेट होगा। ठीक है, द कंसर्न ऑफ गोइंग, द प्रिंसिपल ऑफ गोइंग कंसर्न assumes that business will continue its operations for a long period of time, कि हमारा जो बिजनेस है जो हम सेटअप कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, वो लॉन्गर पीरियड तक चलेगा एंड विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में ना वो सेल होगा और ना लिक्विडेट होगा। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसको हम क्या मानकर चलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, एजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी। जैसे कि एग्जांपल है फिक्स्ड एसेट का, मतलब फिक्स्ड एसेट से रिलेट, फिक्स्ड एसेट को जो हम उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में, वो क्यों करते हैं, किस बेसिस पर करते हैं, क्या मानकर चलते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पर, जो एजम्पशन है उसके बेस पर करते हैं। फिक्स्ड एसेट मतलब आज हमने खरीदी जिसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है, तो हम मानकर चलते हैं फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट जो बेनिफिट देती है वो हमें क्या देती है, कई सालों तक देती है। कई सालों तक देना मतलब हमने वो फिक्स्ड एसेट क्यों खरीदी, किस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर खरीदी, किस अजम्पशन को ध्यान पे रखकर खरीदी, कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन है। हम मानकर चलते हैं कि हम जो फिक्स्ड एसेट ये खरीद रहे हैं बिजनेस पर्पज़ के लिए, वो क्या है, हमारा बिजनेस फ्यूचर में सेल नहीं होगा, नियर फ्यूचर में सेल नहीं होगा। ठीक है, वो लॉन्गर पीरियड तक हम उसको क्या करेंगे, बिजनेस को रन करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, फिक्स्ड एसेट को हम उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी का मतलब सेम प्रिंसिपल और जो कंसेप्ट है यूज़ करना, सेम मेथड को यूज़ करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड बाय वेरियस एंड यूजर्स फॉर मेकिंग इंटर पीरियड कंपैरिजन। इंटर पीरियड मतलब एक पर्टिकुलर फर्म का कंपैरिजन उसके लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस से या लास्ट टू लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस से, एंड फॉर मेकिंग इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन मतलब सेम टाइप का जो प्रोडक्शन कर रही है उन फर्म के बीच में कंपैरिजन करने के लिए। These comparison are feasible only कब, when the accounting policies and practices followed by the firm are uniform। ठीक है, यूनिफॉर्म होगी, and these are followed consistently over a longer period of time। longer period of time से सेम अगर हम प्रिंसिपल को यूज़ कर रहे हैं तो मान लीजिए हमें ए और बी फर्म का कंपैरिजन करना है। ए और बी ऐसी फर्म है जो सेम टाइप के बिजनेस से रिलेटेड हैं। ठीक है, हम ए और बी जो बिज़नेस है, जो फर्म है, उसका कंपैरिजन कब कर पाएंगे, जब दोनों सेम प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस को यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम अपना एग्जांपल लेते हैं डेप्रिशिएशन का। डेप्रिशिएशन को कैलकुलेट करने के दो मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, अगर दोनों फर्म सेम मेथड को यूज़ कर रही है तभी तो हम कंपैरिजन कर सकेंगे ना। ठीक है, तो इसलिए लिखा है कि कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है, कंपैरिजन कब पॉसिबल होगा, जब प्रिंसिपल में यूनिफॉर्मिटी होगी, ठीक है, और कंसिस्टेंसी होगी। ठीक है, ये था दोनों फर्म के केस में। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्यों लिखा, क्योंकि जब हम एक ही फर्म का, पर्टिकुलर फर्म का कंपैरिजन उसके लास्ट ईयर से करते हैं या लास्ट टू लास्ट ईयर के साथ करते हैं, तो उसमें भी क्या होना चाहिए, अगर हमने 2018 और 2020 का कंपैरिजन करना है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, जो हमारा डेप्रिशिएशन का जो मेथड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, या तो स्ट्रेट लाइन हो या फिर क्या हो, दूसरा कौन सा, रिटर्न डाउन वैल्यू हो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि हमने अकाउंटिंग की फीचर में भी किया, गैप की फीचर में क्या किया, अकाउंटिंग स्टैटिक नहीं है, अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल है वो स्टैटिक नहीं है, वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। तो क्या होता है, अगर फर्म को अपना डेप्रिशिएशन का मेथड चेंज करना होता है, चेंज वो कब कर सकती है, किस कंडीशन पर, जब मैनेजर को ये लगे कि
ये वाले मेथड को यूज़ ना करके अगर हम दूसरा मेथड यूज़ करके करें उससे प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ही मैनेजर क्या कर सकता है, मेथड को चेंज कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसने मेथड को चेंज किया है तो उसको फुट नोट में, जब हम क्या करेंगे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो नीचे फुट नोट प्रिपेयर करेगा मैनेजर, क्या लिखेगा उसमें कि हमने लास्ट ईयर ये वाला मेथड यूज़ किया था, अब हम ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई करेगा कि क्यों हम ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं, कि इससे इसको यूज़ करके कितनी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी बिजनेस की, ठीक है। तो क्या कंसिस्टेंसी अजम्पशन का मतलब कि सेम मेथड को यूज़ करें दोनों फर्म भी, और एक फर्म अपने लास्ट ईयर से और अब तक। लेकिन अगर चेंज करना है, ठीक है, चेंज कब करना है तो उसको फुट नोट में लिखे विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्चुअल एजम्पशन, ठीक है, कि जो हमारा अकाउंटिंग एजम्पशन, जो हम क्या कर रहे हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग एजम्पशन कर रहे हैं, हमने क्या किया, एक गोइंग कंसर्न का किया कि हमारा बिजनेस लॉन्गर पीरियड तक चलेगा, दूसरा क्या किया कंसिस्टेंसी की जो हम मेथड यूज़ करेंगे वो कंसिस्टेंट होंगे और यूनिफॉर्म होंगे। थर्ड क्या है, जब हम अकाउंट्स में एंट्री करेंगे, रेवेन्यू की एंट्री करेंगे और एक्सपेंसेस की एंट्री करेंगे तो वो किस बेसिस पर करेंगे, एक्रूअल के बेसिस पे करेंगे। एक्रूअल का मतलब होता है कि बिना पैसे के, जब वो हो जाती है, जब हैपन हो जाती है तभी क्या कर देना, हमें अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर देना रेवेन्यू को और एक्सपेंसेस को। देखिए क्या लिखा है, एज पर द एक्रूअल का एजम्पशन, ठीक है, revenues and expenses are recognized in the period of their occurrence rather than when they are received or paid, ठीक है, चाहे वो पे किए गए हैं चाहे रिसीव किए गए हैं या नहीं, जब वो हैपन हो जाते हैं, जब वो ट्रांजेक्शन हैपन हो जाती हैं, ठीक है, तो हम क्या करें, उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। सो टू अराइव एट द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, क्या होता है, हम बात करते हैं 2019 की, 2019 की। 2019 में जो भी रेवेन्यू हुए, जो भी एक्सपेंसेस हुए, हमने उनको क्या किया, एक्रूअल बेसिस पे किया, कि हमें नहीं पता कि रेवेन्यू का मतलब क्या, दो तरह की ट्रांजेक्शन पढ़ी थी ना हमने, कैश ट्रांजेक्शन पढ़ी थी और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश में तो क्या होता है कि कैश हमें मिल जाता है, बिजनेस की बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस को क्या मिले, तभी की तभी हमारा अमाउंट हमें मिल जाए जो हम सेल कर रहे हैं, या फिर जो हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं उसके लिए पे करने के लिए, एक्सपेंसेस को पे करने के लिए हमारे पास उस वक्त पैसा हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हैं। क्रेडिट मतलब अगर हमने सेल किया है तो हम क्या कर देंगे, हमें अमाउंट अभी रिसीव नहीं होगा, देने वाला बंदा मतलब जो डेटर है, डेटर कौन होता है, जिसको हम उधार पर सामान बेचते हैं, डेटर हमें क्या देता है, एक टाइम पीरियड फिक्स कर देता है कि इस टाइम पीरियड के बाद मैं पैसे दे दूंगा, ठीक है। एक्सपेंसेस के केस में भी ऐसा ही होता है, अगर हम कुछ सामान खरीद रहे हैं तो हम क्या बन जाते हैं, दूसरे के लिए डेटर बन जाते हैं। मतलब दूसरा बंदा क्या होगा, अगर मैंने, ठीक है, राम से सामान खरीदा, राम क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, राम क्या क्या करेगा, पैसे मांगेगा, लेकिन हम क्या करेंगे कि कहेंगे कि अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं एक टाइम पीरियड के बाद आपको इस मतलब फिक्स कर लेते हैं वो कि इस टाइम पीरियड के बाद मैं आपको क्या दे दूंगा, पैसे दे दूंगा। तो ये क्या हुआ, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन के बेस पर क्या होता है, जब ट्रांजेक्शन हैपन हो जाती है तभी हम उसको क्या कर लेंगे, अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। वेट नहीं करेंगे कि 2 महीने बाद हम राम को पैसे देंगे या 2 महीने बाद शाम हमें पैसे देगा, वेट नहीं करेंगे। जब हमें ट्रांजेक्शन हो जाएगी, जब ट्रांजेक्शन हो जाएगी दोनों पार्टीज़ के बीच में, चाहे कैश रिसीव हुआ हो, चाहे हमने पेमेंट की हो, चाहे हमें पेमेंट मिली हो या ना मिली हो, हमें कोई मतलब नहीं है, जब मिलेगी तब उसको रिकॉर्ड कर लेंगे बाद में। लेकिन क्या करेंगे, जब वो हैपन हो गई है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उसको एक्रूअल बेसिस पर, एक्रूअल एजम्पशन के बेस पर हम क्या कर लेंगे, अकाउंटिंग ईयर में क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो भी रेवेन्यू और जो भी एक्सपेंसेस है सेम अकाउंटिंग ईयर के होने चाहिए, ठीक है। एक साल के अंदर जो भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुई है सिर्फ उसी को लेंगे, पिछले साल जो हमने क्रेडिट ट्रांजेक्शन करी थी वो इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि अगर हमें 2019 से अकाउंट्स प्रिपेयर करना है
तो 2019 के अंदर अगर कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई है जिससे हमें कुछ अमाउंट रिसीव होना है और कुछ हमें पे करना है, तो सेम अकाउंटिंग ईयर के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को हम एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा थर्ड जो एजम्पशन है, एक्रूअल एजम्पशन, कि जिसमें हम अपने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को एक्रूअल होने के बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं, ना कि पेमेंट रिसीव होने पर या पेमेंट के पे करने पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो हमने अभी फर्स्ट टॉपिक किया थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। प्लीज़ आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको जो आगे का जो चैप्टर है वो समझ आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।